देखो, सबसे पहली चीज आपके पास है एलसीएम एंड एचसीएफ। सब लोगों को मालूम होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बेसिकली जब आप दो नंबर्स पे 24 है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। आप इनके फैक्टर्स बनाते थे। 8 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 की पावर 3। 24 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 4 इंटू मतलब 8 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते थे? कॉमन वाला ले लेते थे और कॉमन वाला विद हाईएस्ट पावर लेते थे, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई करते थे अनकॉमन्स के साथ। तो वो मेरा एलसीएम होता था, मतलब 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हुए कॉमन लेने विद हाईएस्ट पावर और अनकॉमन लेने विद देयर पावर, जो भी इनकी पावर्स है उनके साथ लेने, दो जो एलसीएम होता है। अब एलसीएम का मेन मतलब होता है कि एलसीएम जो दिए गए नंबर होता है उनसे बड़ा आता है ना, लार्जर होता है। पर ये एक ऐसा नंबर निकलता है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? डिवाइड होता है, करता नहीं है, ठीक है। ये इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, बड़ा होता है क्योंकि दिए गए नंबर से। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे तो मैं उनके रिजल्ट में आपको यही चीज कहता था कि रिजल्ट बड़ा आने वाला है या छोटा दिए गए नंबर से। जैसे दो बच्चे भाग रहे हैं, एक 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो दोनों कब मिलेंगे? जनरली एलसीएम का ही क्वेश्चन है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वो 12 मिनट से कम में चक्कर काटेगा? 12 मिनट से ज्यादा में ही चक्कर काटेगा, मतलब एलसीएम वाला क्वेश्चन है वो। इस तरीके से सोचना है हमें एलसीएम में। और जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है। मतलब ये क्या करता है? डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को, दिए गए नंबर्स को, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। उनका कॉमन मल्टीपल्स होता है, मतलब वो ऐसा नंबर होता है जो दोनों में आएंगे ही आएंगे और उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, दोनों में आएंगे ही आएंगे। अब जैसे आप एक क्वेश्चन बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि एक 2:3 रेशो में नंबर है, ठीक है, ये रेशो है नंबर्स की और उनका एलसीएम 180 है। तो जो रेशो होती है, रेशो, और मुझे एचसीएफ निकालना है बेसिकली, ठीक है। जो रेशो है उसको मैं ऐसा ले लेता हूँ 2x एंड 3x, मतलब नंबर्स मेरे ये हो जाएंगे, एक ये नंबर और एक ये बी नंबर हो जाएगा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, जिसमें एलसीएम की वैल्यू 180 है, एचसीएफ मुझे पता नहीं है अभी, ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3x है, ये चीज है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई? जो एचसीएफ है वो होता क्या है? वो कॉमन नंबर होता है दिए गए नंबर्स में, और इन दोनों नंबर का कॉमन चीज है ही कौन? x। हमेशा x ही होगा, हमेशा कॉमन रेशो का जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन रेशो जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा एचसीएफ ही होता है। तो यहाँ से इसका क्या है? एचसीएफ है, तो यहाँ पे मैं x ले लूंगा, एक x से एक x कट जाएगा, 2 3 6 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, मतलब एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई? 30, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ के क्वेश्चंस वो होते थे कि जैसे सपोज आपको क्या करना है, स्टैक्स है, चीजों को एक कॉलम्स में अरेंज करना है आपने, है ना, उसमें एचसीएफ लेना होता है आपको, तो वो ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस। काजू बर्फी और बादाम बर्फी है, उनको अब काजू और बादाम बर्फी वाला क्वेश्चन था। जैसे आपको बोलता था कि काजू की जो बर्फी है वो सपोज 20 है और जो बादाम वाली बर्फी है वो 60 है, तो बता रहे थे कि मैक्सिमम कितनी रोज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे इनको डिवाइड करना है तो मैं एचसीएफ निकालूंगा, तो जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो वो निकलेगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, और ये निकलेगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है ना। तो यहाँ पे मैं जब एचसीएफ लूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा? 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, मतलब 20। तो एक रो में आप 20 बर्फी रखोगे। अब नंबर ऑफ रोज नहीं बता रहा है, ये एक रो में कितनी बर्फी है वो बता रहा है। हाँ, डिवाइड करके नंबर ऑफ रोज निकलेंगी, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनो मेरी बात। के बाद एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, असर्शन रीजन में आपको ये बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। मतलब जो भी कॉम्पोजिट नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते, वन नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, याद रखना है, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। प्राइम भी नहीं है, हाँ रियल नंबर तो है ही है ना, रियल नंबर तो सारे रैशनल ही रैशनल है। और जो 2 है वो सबसे और छोटा प्राइम नंबर है, और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है इवन जो प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई और इवन प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, उसके बाद 4 सबसे छोटा प्राइम कॉम्पोजिट नंबर है। ये याद रहना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कुछ पूछता रहता है वो। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, जो जो प्राइम नंबर नहीं होते बेसिकली वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। 2 क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर है ये, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसमें वो कहता है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उनको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में सबको कर सकता हूँ प्राइम नंबर की
प्रोडक्ट में एक्सप्रेस, यही चीज वो बोल रहा है। 100 को भी कर सकते हो, सबको कर सकते हो आप। एंड ये जो प्राइम नंबर की जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है इस नंबर के लिए, किसी और नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ 15 की ही होगी। सिंपल सी बात है ये तो, ऑब्वियसली है ना, समझ रहे वाली चीज। तो ये मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 6 की पावर n, 4 की पावर n, नेवर एंड्स विद 0, याद है ये वाली चीज। तो जैसे 6 की पावर n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की होल पावर n, मतलब 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। एनी नंबर विद एंड्स विद 0 मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ, बट इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, विच मीन्स इट नेवर एंड्स विद 0। और अगर वो बोलता है एंड्स विद 5, तो एनी नंबर विच एंड्स विद 5 मस्ट कंटेन एन ऑड नंबर, कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ओनली ऑड नंबर, एंड 5। अगर इवन नंबर आगे तो एंड्स विद 0 हो जाएगा 5 के साथ, तो सिर्फ ऑड नंबर होना चाहिए और 5 इंक्लूड होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं बोलूं 10 की पावर n नेवर एंड्स विद 0 प्रूफ करो, ओके, नेवर एंड्स विद 5 ये प्रूफ करो, बिल्कुल। अब इसके जो फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 5 है, इसमें 5 तो है बट कौन नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, तो इट नेवर एंड्स विद 5, सारे ऑड होने चाहिए, हाँ, एक भी इवन नहीं आना चाहिए। क्लियर होगी वाली चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। फिर आपको पता ही है, √2 को प्रूफ करो, 1/√2 को प्रूफ करो, √2 प्लस √3 को प्रूफ करो, 5 प्लस 2 √3 को प्रूफ करो, हो जाएंगे। ये अलग था, इसमें होल स्क्वायर करना है बोथ साइड, उसके बाद क्वेश्चन आगे हम करते हैं। तो ये सब उसमें आपको बोलेगा कि √6 इज इरेशनल, ये गिवन देगा आपको, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर वही रैशनल इंटीजर प्लस इंटीजर वाला केस कर दोगे आप उसके बाद। ठीक है, इसमें आपको ऐसा करना है, लेट करना है √2 प्लस √3 को रैशनल, मतलब a/b, फिर b इज नॉट इक्वल टू 0, को प्राइम नंबर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। फिर उसके बाद √6 किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5 b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर, शिफ्ट कर दोगे सबको इधर। फिर वही इंटीजर का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ इंटीजर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर का स्क्वायर इज रैशनल, और क्वेश्चन में गिवन होगा ये क्या है आपका, इरेशनल। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, देयरफॉर पूरा नंबर क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, समझ आई वाली चीज। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में पहले तो दो रिलेशंस ही हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं होता, पॉलिनोमियल सिंपल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है आपका। इसमें a नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके, हाँ, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। दूसरी चीज, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। अब वो पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या फिर डाउनवर्ड होता है, वैसे साइडवर्ड इसमें नहीं बनता क्योंकि y का स्क्वायर नहीं हो रहा, नहीं होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है। अगर a मेरा 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अपवर्ड है, और अगर a मेरा नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो डाउनवर्ड है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो तो जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो तो माइनस बाहर निकाल सकते हो, उसको गायब नहीं कर सकते कहीं पे, कहीं भी नहीं, वो बाहर ही रहेगा। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो आप माइनस को कॉमन निकाल कर इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हो, पर वो माइनस बाहर ही रहेगा। हाँ, अब इस केस में जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड होगा क्योंकि a नेगेटिव है। ठीक है, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। इसके बाद आपके पास आता है, अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है उतने उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो अगर 1 2 3 4 5 बार टच कर रहा है तो 5 जीरो, 5 जीरो के केस में तो पावर 5 डिग्री होगी इसकी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक तब जितनी डिग्री उतने जीरोस होते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर डिग्री 2 है, जीरो एक ही निकल रहा है, तो वो जीरो इक्वल है, दोनों जीरो इक्वल है उसके, तो उस केस में ऐसा ग्राफ बन जाता है, जैसे ये एक ही बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये पैराबोला है। अब इसके दो जीरोस निकल रहे हैं, दोनों 5 है, तो जैसे x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। तो ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है आपने। फिर उसके बाद गिनते हैं, बिल्कुल, जहां पर y 0 है वो सब गिनने हैं आपने। फिर उसके बाद आता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल, इसमें सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा बीटा विच इज c बाय a। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर में लिख रहा हूं तो वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ताकि मैं ये आइडेंटिटी क्रिएट कर सकूं। इसमें ये प्लस 2 अल्फा बीटा इंक्लूड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा।
तो ये आइडेंटिटी तब यूज करनी है जब मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है। बाकी आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देता हूँ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाता हूँ, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो क्यूब वाली है उसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। बाकी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है तो ये निकालने के बाद होल स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ये याद है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन भी था कि न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और एक का 2 बीटा प्लस 1 है और पुराने वाले के अल्फा बीटा है, तो पहले आप पुराने वाले का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते थे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से इसका एस निकालते थे और इसका पी निकालते थे। एस निकलता था इन दोनों को आपस में ऐड करके, जिससे होता क्या था 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 से 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली होगी वो यहाँ पे पुट कर दोगे आप। और फिर जब मल्टीप्लाई वाला होगा 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो इसकी वैल्यू भी पता है, इसमें से 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी पता है प्लस 1, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन के पेपर के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होती थी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके अंदर यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, तीन टाइप के सोल्यूशंस निकलते थे। यूनिक सोल्यूशन तब निकलता था जब मेरी लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, इसमें तब होता था जब मेरी लाइन कोइंसाइड करती थी, इसमें तब होता था जब मेरी लाइंस पैरेलल होती थी। इसके केस में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता था। इसके केस में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता था। इसके केस में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता था। जब भी ऐसा होता है ना तो दोनों साइड सॉल्व करके नॉट इक्वल वाली वैल्यू भी निकालते हो और इक्वल वाली वैल्यू भी निकालते हो। इनकेस रिजेक्ट हो जाती हैं चीजें तो वो बतानी होती है हमें। इसमें भी दोनों वैल्यूज निकालनी है कंपेयर करके, इसमें तो एक ही वो निकालनी होती है। इसमें जैसे अगर आपको ऐसा दिया है कि 2x प्लस a y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आपको यूनिक सोल्यूशन निकालना है। तो आप 2/4 इज नॉट इक्वल टू a बाय माइनस 1 करोगे तो आपके पास a की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1/2 हो जाएगी। बट आप अपना आंसर क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2। ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है। आपका ये होता था कि एक में 9 घंटे लगते हैं, एक में 1 घंटा लगता है। मुझे ये चीज नोटिस ही नहीं करनी कि सेम डायरेक्शन है या डिफरेंट डायरेक्शन है, सिंपल सी बात है। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, मतलब इसमें माइनस लेना है। इसमें टाइम कम लग रहा है तो मतलब स्पीड तेज होगी तो x प्लस वाई करना है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस दोनों में सेम है, हाँ इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे आपको ये बोलता है कि एक ट्रेन है वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और जैसे वो नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, अब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा ली, उसको अब 1 घंटा कम लगता है, ठीक है, तो इंक्रीज कर ली 10 किलोमीटर पर आवर से, तो नॉर्मल स्पीड उसकी x है, बढ़ाने के बाद उसकी स्पीड x प्लस 10 होगी, दोनों का टाइम डिफरेंस 1 घंटे का है, तो डिस्टेंस 100 अपॉन x टाइम 100 अपॉन x प्लस टाइम 10 टाइम। अब मुझे एक चीज बताओ, जिसमें स्पीड ज्यादा है उसमें टाइम कम है, तो छोटे वाले के साथ माइनस का साइन आएगा। अब एक सिंपल चीज याद कर लेना पेपर के लिए, सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पर हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आएगा, स्पीड जहां पर बड़ा होगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा, जिसमें स्पीड ज्यादा लोगे उसके साथ माइनस का साइन, ठीक है। अगर सपोज एक स्पीड मैंने ली है x माइनस 10 और एक स्पीड ली है मैंने x, तो बताओ इसके साथ माइनस का साइन लेना है या इसके साथ माइनस का साइन लेना है? इसके साथ, बिल्कुल, यहाँ पे माइनस है ना, बिल्कुल ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे हो आप। देन इसके बाद ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला तो फैक्टराइजेशन आपको मालूम होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन अंडर रूट वालों की भी मालूम होनी चाहिए। a स्क्वायर माइनस a प्लस 6 वाला याद है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ऐसा कुछ टर्म दिया होता था, ऐसी टर्म्स वाली भी तो आते थे क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी याद होने चाहिए, अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले किए थे हमने, ठीक है। डी की, हाँ डी वाले से भी हो जाते हैं ये। डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। और अगर डी लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, नॉन रियल रूट्स। तो ये चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। इसमें आपको पता है ना के वाले क्वेश्चंस आते हैं, इक्वल रूट्स वाले। अगर क्वेश्चन आया कि रूट्स रियल है, उस केस में डी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर पूरा क्वेश्चन करोगे आप। अगर रियल आया तो ये साइन लेकर पूरा क्वेश्चन करना है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके पास आता था एपी। एपी में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन बाई टू ए प्लस एल। जो ए एन की टर्म होती है वो हमेशा लीनियर होती है, मतलब एन की पावर हमेशा वन होनी चाहिए। एस एन की टर्म हमेशा क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है, मतलब एन की पावर क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। और फिर जो आपका सम वाला अगर दिया होता है, जैसे ए एन दिया हुआ है आपको टू प्लस एन, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो एन की जगह वन पुट कर दो, सेकंड टर्म निकालनी है तो एन की जगह टू पुट कर दो, ऐसे निकालते रहो। और अगर सम दिया हुआ है तो सम वाले केस में आप ए वन निकालना है तो वो एस वन के ही इक्वल होता है, ए टू निकालना है तो वो एस टू माइनस एस वन के इक्वल होता है, ए थ्री निकालना है तो वो एस थ्री माइनस एस टू के इक्वल होता है। इसका जनरल फॉर्मूला ये बन जाता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, और एन आपका कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा जीरो से बड़ा होता है, जीरो भी नहीं होता, वन टू थ्री फोर, और पॉइंट्स में नहीं होता, नेचुरल नंबर होता है। बाकी सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। फर्स्ट नेगेटिव नंबर वाला भी याद है आपको? हाँ ठीक है। इसमें फिर आपके पास कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन वाला क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं। फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बाकी ये याद है ना, जब थ्री टर्म्स होती है तो क्या लेट करते हो? ए माइनस डी, ए प्लस डी। फोर टर्म्स होती है तो क्या लेट करते हो? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। और जब फाइव टर्म्स होती है तो क्या लेट करते हो? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, और जिसमें आपको सम की रेशो गिवन होती है और टर्म की रेशो फाइंड करनी होती है, जिस भी टर्म की रेशो फाइंड करनी होती है उसका डबल करके माइनस वन इसमें एन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना होता है। याद है ना वो वाले क्वेश्चन अभी, जिसमें आपको सम की रेशो गिवन होती है और टर्म की रेशोज निकालनी होती है। जिस टर्म की रेशो निकालनी होती है, जैसे नाइन्थ टर्म की रेशो निकालनी है तो इसका डबल कर दोगे तो 18 माइनस वन, दैट इज 17 पुट करना होता था बोथ साइड एन की जगह पे। तो वो चीजें ध्यान में रखनी है। एक और चीज याद रख लेना, इसमें अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन वो a प्लस बी बाई टू होता है। जैसे a b और ये अर्थमेटिक मीन है बीच वाला, अगर इनकेस पूछ लिया तो। अच्छा देखो, a c b, c माइनस a किसके इक्वल होगा? सॉरी, b माइनस c। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। 2c किसके इक्वल होगा? तो c किसके इक्वल होगा? तो बीच वाला नंबर दोनों के सम अपॉन टू होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, ये असर्शन रीजन में घुसा सकता है, अगर अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता था अगर एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, इसको एक तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं m रेशो n में, मतलब तीसरा पॉइंट एक्स वाई डिवाइड कर रहे हैं एम रेशो एन में। तो मेरा x होता था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई होता था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। जिसमें आपको रेशो नहीं गिवन होती थी तो वो क्वेश्चन के रेशो वन में लेकर रेशो फाइंड करते थे। बस वो कुछ भी नहीं होगा, वो तो जो वैल्यूज दी होगी उसके हिसाब से लिख लेते हैं वैसे तो x इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, वाई होगा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। करना एक से होता था, जैसे एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस से डिवाइड करने का मतलब क्या होता था कि इसका y जीरो होगा तो y की हेल्प से करते थे। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो x जीरो होता था। और अगर कोई कोऑर्डिनेट ही दे दिया तो फिर दोनों में से किसी की भी हेल्प से कर सकते हो। अगर कोई लाइन दे देता है तो पहले आप k की फॉर्म में आंसर निकालकर उस लाइन में वो पुट करते थे और फिर फिर वो k की वैल्यू निकल जाती थी। हाँ, अगर k की वैल्यू आपकी 3/4:1 आ रही है तो 3:4 ही मेरा आंसर होता था। और एक क्वेश्चन आता था जिसमें आपको जैसे a बी और ये सी पॉइंट है और आपको रेशो दी हुई है ए बी बाय ए सी की 7/3, तो रेशो क्या लेते थे? ये 7 है और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो रेशो लेनी है आपने 3:4। ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी में फिर एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन था, वो तो बहुत बार कर लिया हम लोगों ने। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और चारों साइड्स निकालते हैं प्लस डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल वैसे अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है फिर तो जरूरत नहीं होती, बट अगर क्वाड्रिलेटरल चेक करना है कि कौन सा है फिर डायगोनल्स की जरूरत पड़ती है। तो बस आप ए बी निकालोगे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और ए डी निकालोगे। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो वो पैरेललोग्राम है, अगर नहीं आई तो वो पैरेललोग्राम नहीं है। अगर रेक्टेंगल भी करना है, बेटा रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेक्टेंगल भी करना है तो डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए तो वो रेक्टेंगल होगा। बस चार। बट जनरली वो क्या बोलता है कि क्वाड्रिलेटरल चेक करो,
तो फिर 6 साइड्स निकालनी पड़ती है डिस्टेंस से। बट अगर कोऑर्डिनेट मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर किस तरीके से करना था क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन में भी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। और इसमें सेंट्रॉइड का मतलब ये होता था कि जैसे ये एबीसी ट्राइंगल है और इस एबीसी ट्राइंगल में ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन का मतलब बाइसेक्ट कर रहा है वो बेस को, ये मीडियन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस बेस को, और सपोज ये मीडियन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस बेस को, तो ये जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है इसको सेंट्रॉइड कहते हैं हम। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो सेंट्रॉइड निकलता था x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। देन उसके बाद आपके पास आता था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले तो वही था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाइना सुपर क्यूट। ठीक है, छोटी छोटी आंखें होती है, क्यूट बोल दिया। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसिकेंट सीकेंट कॉट सारे निकल गए। इसके बाद आपके पास निकलती थी इनमें टेबल। टेबल आपके पास क्या होता था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देन उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देन 0/1, 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। बाकी सबके रेसिप्रोकल्स। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे कॉट के निकालने तो रेसिप्रोकल tan का होगा, तो 0/1 दैट इज 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/√3 मतलब √3, 1, 1/√3, और नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 होता था, तो 0/1 दैट इज 0। सारे रेसिप्रोकल, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल, यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल, 1/0 नॉट डिफाइंड। देखो अगर आप 0.00001 ले रहे हो, अप्रोचेस टू 0 है ये, इसका आंसर आएगा बहुत बड़ा। और 0 को अप्रोच करे तो बहुत ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा नंबर निकलने वाला है। और बहुत बड़ा नंबर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड का मतलब ही इन्फिनिटी होता है। तो 0/1 तो नीचे 1 है, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। देन इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ना कि इनके अंदर आपको हर एक टाइप की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। हाँ, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इनकी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी के अंदर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल होता है, या वाइसा वर्सा। तो ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको सारी याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आपके पास आता था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क बता दो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। सेक्टर का एरिया बता दो क्या होता है, πr²। और माइनर सेगमेंट, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर तो वही होता है थीटा बाई 360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा, या फिर माइनस r² साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मैंने आपको बोला था कि साइन 120 की वैल्यू याद कर लो, फिर तो ये सारे सबके लिए प्रूव हो गया बेटा, एमसीक्यू के लिए। बाकी सबके लिए तो करने नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। क्यूब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, या फिर अगर डायगोनल वैसे किसी क्वेश्चन में आया नहीं आज तक, 4a² 6a² a³ √3a, 2HL प्लस P, 2LB प्लस BH प्लस HL, LBH। और इसका वैसे L² प्लस B² प्लस H² अंडर द रूट। इसका होता है πRL πR R प्लस L, 1/3 πR² H। और इसमें एक रिलेशन होता था, वो होता था L² इज इक्वल टू H² प्लस R², 2πRH 2πR R प्लस H πR² H। इसको होता था 4πR², 4πR², 4/3 πR³, 2πR², 3πR², 2/3 πR³। और अगर कभी भी रिंग आ जाए बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस, और अगर रिंग का वॉल्यूम आ जाए
रिंग से रिलेटेड कुछ वॉल्यूम। तो जैसे बड़ा कोन और छोटा कोन है ये, तो बड़े कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर एच होगा, छोटे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर एच होगा, और दोनों को माइनस कर दो। हाइट सेम ही है, रेडियस अलग होगा बस। बेटा सेम ही तो है, पता है क्या, जब वो ऐसे जा रहे हैं ना बिल्कुल वहां पर, तो वो एक बिल्कुल पॉइंट बन रहा है। तो जब पॉइंट बन रहा है तो वहां पर नहीं हाइट चेंज होगी, सिंगल पॉइंट है ऊपर। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया था। अब इसके बाद आती थी आपकी प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स। स्टैट्स में मुझे मीन का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। मीन का फॉर्मूला डी आई वाला, ए प्लस एफ आई डी आई बाय एफ आई, एज्यूम्ड मीन मेथड। एक्स आई में, एक्स आई में से ही चूज करते हैं ए को। हाँ, ए एक्स आई में से ही चूज करते हैं। और फिर स्टेप डेविएशन, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए जो चूज होता है वो एक्स आई में से ही चूज होता है। यू आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई अपॉन एच भी लिख सकता हूँ। एच का मतलब होता है साइज, हाइट। जैसे 10 to 20 दिया हुआ है तो एच मेरा 10 है, ठीक है ना। तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। उसके बाद मॉड का फॉर्मूला, जो मॉडल क्लास होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लेते हो। इसमें होता है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मीडियन क्लास चूज करते हो। मीडियन क्लास जो होती है वो n/2 से चूज होती है। फर्स्ट CF जो ग्रेटर होगा n/2 से। टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, उसका हाफ किया 50 आया। 50 से जो एक ऊपर नहीं, मतलब पहला बड़ा वो CF, वो मीडियन क्लास हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछता है मॉडल क्लास और मीडियन क्लास के लोअर लिमिट्स का डिफरेंस बताओ। तो आप पहले मॉडल क्लास निकालोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली और उसकी लोअर लिमिट चेक कर लोगे। फिर मीडियन क्लास निकालोगे, वो CF से पता चलेगी आपको, उसका लोअर लिमिट चेक कर लोगे। हाँ, पहला ज्यादा लेना होता है तो CF तो चाहिए आपको, बिना CF से कैसे पता करोगे। बट CF फॉर्मूला में प्रीसीडिंग वाला लेते हो। फिर उसके बाद 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। इसको इम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, तो ये याद रखना, इम्पेरिकल फॉर्मूला नाम है इसका। ये सारी सेंट्रल टेंडेंसीज है, मीन मोड मीडियन, ठीक है, इनको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में तो सबको याद ही है फॉर्मूलास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। और याद है जब कॉइन टॉस करते हो सिंगल टाइम तो कितनी आउटकम्स आती है, तो हेड और टेल। अगर 2 टाइम्स करते हो तो 2 into 2 आती है, दैट इज 4। मतलब हेड हेड, हेड टेल टेल टेल। अगर 3 टाइम्स होती है तो सिंगल में कितनी आती है, 2। तो 2 into 2 into 2 विच इज 8। 3 into 2 नहीं, जितनी, जैसे ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। अगर 4 बार हुआ तो 16। जैसे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। उसके बाद जब आप डाइस थ्रो करते हो तो सिंगल टाइम के लिए कितनी आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 2 डाइस थ्रो करते हो तो काफी बड़ी बन जाती है, 1 1 1 2 ऐसे सोन, है ना, 6 6। इसमें क्वेश्चन वो आता है जैसे मैंने आपको उस दिन करवाया था, जिसमें 4 6 7 9 11 12 कर रहे थे, और फिर उसमें बता रहा था कि प्रोडक्ट ऑड आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऑड ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो ही ऑड आता है। तो वैसे एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें जरूरत पड़ती है ये सब चीजों की, ठीक है। कार्ड्स में आपके पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। जो आपके पास रेड कार्ड होते हैं उसमें 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ब्लैक में 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है बेटा। इसमें किंग क्वीन जैक 10 9 सोन अप टू एस होते हैं और सब में सेम होते हैं 13 13। हाँ, 1 की जगह पे इक्का होता है, एस होता है। किंग क्वीन जैक इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। टोटल 12 होते हैं फेस कार्ड, मतलब नाम है फेस कार्ड का, उसमें सिर्फ किंग क्वीन जैक आता है। किंग क्वीन जैक आता है तो 3 कार्ड इसमें होंगे, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो टोटल रेड फेस कार्ड 6 होंगे, ब्लैक फेस कार्ड 6 होंगे। ईदर का मतलब होता है दोनों या दोनों में से कोई एक। जैसे आपको बोलते हैं ईदर स्पेड और हार्ट, तो ईदर स्पेड और हार्ट का मतलब है कि सारे स्पेड वाले भी चलेंगे और सारे हार्ट वाले भी चलेंगे। बट अगर कॉमन 2 बार ऐड हो रहे हैं तो उनको माइनस कर देना। बट इनमें कोई भी 2 बार ऐड नहीं हो रहा। 13 स्पेड होते हैं 13 हार्ट होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम 26 होगी। तो 26/52 आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आया ईदर स्पेड और ब्लैक, अब मुझे एक चीज बताओ, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, और स्पेड कितने होते हैं, 13। स्पेड 13 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, तो फेवरेबल कितने हो गए, 26/52, क्योंकि
इसमें कॉमन हो गया स्पेड, सारा स्पेड चला गया, ठीक है। ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है कॉमन वालों को। एंड देखो, अगर आता है स्पेड एंड ब्लैक, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन। एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो स्पेड और ब्लैक में कॉमन स्पेड होते हैं, तो 13/1/4। तो एंड वाली चीज, ईदर और वाली चीज, ये याद रखनी है। और नीदर नॉर का मतलब है दोनों को हटाकर सारा, ठीक है। और ये तो याद ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट 1 के इक्वल होता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से ज्यादा होता है, तो 360 से माइनस करके निकलता है। देख लो फटाफट से एक बार चीज। ये मेरे पास सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। बेटा ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करना, ठीक है, आराम से। ये मेरे पास कॉर्ड ए बी है, और ये कंप्लीट एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल मेरा थीटा है। यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ, इसको डी पॉइंट ले रहा हूँ। ये रेडियस है, ये रेडियस है। हाँ, मतलब इसमें 120 है, तो इसको 120 ले लोगे आप, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। 120 लेकर करना है तो 120 लेकर कर लो। मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। सबसे पहली चीज, ओडी जो है कॉमन है दोनों में, ओए जो है वो और ओबी जो है वो इक्वल है, रेडियस है, और एंगल डी 90 है। तो इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया आरएचएस से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये और ये साइड इक्वल है, और साथ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो 60 आ गया। ये मेन मोटिव 60 निकालना था। यहाँ तक समझ आया? 60 डिग्री। अब 60 के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। मुझे ये वाली चीज भी चाहिए और ये वाली चीज भी चाहिए, तो ये बेस है। पी एच और बी एच में रिलेशन निकालूंगा, वो भी कर सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं। इसी का यूज करते हैं। टेन नहीं लेना बेटा, पी बी में रिलेशन नहीं निकालना, पी एच क्योंकि आर पता होगा, और बी एच में निकालना है। तो हमेशा साइन ही लेना है, साइन एंड कॉस। जब साइन लोगे तो पी बाय एच से एडी निकल जाएगा, तो एडी निकल जाएगा आर साइन 60, विच इज √3/2। ऐसे जब cos 60 लेंगे b बाय एच, तो OD बाय OA। OD आपके पास निकल जाएगा r cos 60 डिग्री r1/2। बस ये वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ये तो पता ही हो जाएगा कि नहीं। जब आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा, हाँ, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे तो बेस आपका AB और हाइट आपकी OD है। और हाफ AB को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट AD लिख दो। और AD तो निकाला ही है आपने, डबल करने की भी जरूरत नहीं है। कॉस की हेल्प से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर ये वाला तो यूज नहीं करते थे 120 में, आर स्क्वायर साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ठीक है। जब एंगल में हाफ है तो बाहर हाफ नहीं लगा रखा, फिर तो यही चाहिए ना। बाकी सारे एंगल्स के लिए ये ठीक है, 90 डिग्री से छोटे वाले के लिए, बट 120 के लिए यही लगाना पड़ेगा। बाकी 45 डिग्री आता नहीं है हमारे सिलेबस में। 30, 60 और 30 भी नहीं है, 60, 90 और 120 है। अब जब पेपर करोगे तो बड़े मार्क्स वाला ही पहले करना, ताकि वो ना छूट जाए। बट सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है, बट बड़े मार्क्स में भी टाइम कंज्यूम नहीं करना। कहीं पे अगर अटक गए हो, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो स्किप करना है। हाँ, जगह छोड़ दो और स्किप कर दो, ठीक है। और लास्ट में आपके पास 3-4 मिनट बचने चाहिए अपने पेपर में। कोई जगह छोड़ी है, कुछ किया है, तो उसको कट कर दो, या कुछ भी है, आराम से, मतलब शांति के साथ एग्जाम करना है। हबड़ा दबड़ी बिल्कुल नहीं बचानी, एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। सुन लो मेरी बात, एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। पेपर देखते ही ऐसा लगेगा सब कुछ आता है। दो सिचुएशन होती है, या तो लगता है कि नहीं आता है, या लगता है सब कुछ आता है। जनरली ऐसा ही होगा आपके साथ कि आपको देखकर ऐसा ही लगेगा सब कुछ आता है, बट एक्साइटेड नहीं होना। बिल्कुल धीरे धीरे हर एक चीज करनी है। अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर नहीं होना चाहिए, और वो लेकर ही नहीं आना। शांति से करना है कि मैं सब कुछ करूंगा, बट धीरे धीरे करूंगा, दैट्स इट। पेपर आपका 10 मिनट पहले होगा, ठीक है। धीरे धीरे करना है, शांति से। ओके ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।